नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कोई माल विदेश में रिपेयरिंग के लिए भेजा हो और वहां से रिपेयर होकर पुनः भारत में आए तो उस पर केवल कस्टम्स ड्यूटी लगेगी या कस्टम्स ड्यूटी के साथ में आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस भी लगेगा। इसके बारे में सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 16 ऑफ 2021 कस्टम्स जारी करके स्पष्टीकरण दिया है और जो नोटिफिकेशन थे उसमें अमेंडमेंट भी किया है। इसके बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। दूसरा एक इश्यू कि आईजीएसटी कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंतर्गत लगता है या आईजीएसटी एक्ट के अंतर लगता है, यह थोड़ा सा पेचीदा मामला है। इसका भी थोड़ा विश्लेषण आज के अंक में करते हैं। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तब दो नोटिफिकेशन इश्यू किए गए थे। नोटिफिकेशन नंबर 45/2017 कस्टम्स डेटेड 30 जून 2017 और 46 ऑफ 2017 कस्टम्स डेटेड 30 जून 2017 वह सिमिलर ही थे। केवल फर्क यह था कि 30 जून 2017 के पहले उसमें गुड्स विदेश में रिपेयरिंग के लिए भेजा गया था या 1 जुलाई 2017 के बाद में। इसमें अलग अलग श्रेणी में रिपेयरिंग के लिए गुड्स भेजे गए हों, उसमें क्या कंडीशन होगी, कितना कस्टम्स ड्यूटी या अन्य ड्यूटी लगेगा, इसके बारे में इस टेबल के अंदर दर्शाया गया है। यदि कोई बेनिफिट्स लेकर विदेश में माल भेजा गया है तो क्या होगा। हमारे लिए जो सीरियल नंबर 2 है वह इम्पोर्टेंट है। इसमें इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कई कंडीशंस और एक्सप्लेनेशन इत्यादि भी दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन का फर्स्ट पैरा यह दर्शाता है कि यह नोटिफिकेशन सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 के अंतर्गत इश्यू किया जा रहा है और इसमें hereby exempts the goods falling within any chapter of the first schedule to the Customs Tariff Act 1975 and specified in column 2 of the table below when re-imported into India। जो टेबल 2 के अंदर गुड्स दर्शाए हुए हैं और वह भारत में री इम्पोर्ट किए जाते हैं तो उनको एग्जम्प्ट किया जाता है फ्रॉम सो मच ऑफ द ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लेविएबल thereon which is specified in the said first schedule। जो कस्टम्स के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दर्शाई गई है उस कस्टम्स ड्यूटी में से माफी दी जाती है एंड द इंटीग्रेटेड टैक्स कंपनसेशन सेस लेविएबल thereon रिस्पेक्टिवली अंडर सबसेक्शन 7 एंड 9 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द सेड कस्टम्स टैरिफ एक्ट। जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट का सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 7 और 9 के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन सेस लेविएबल किया जाता है, उसमें से भी मुक्ति दी जाती है as is in excess of the amount indicated in the corresponding entry in column 3 of the said table। जो रकम जो चीज कॉलम 3 में दर्शाई हुई है उससे जितना ज्यादा है उसे एग्जम्प्ट किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे टेबल का सीरियल नंबर 2 गुड्स अदर देन दोज फॉलिंग अंडर सीरियल नंबर 1 एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रोड। सीरियल नंबर 1 में जो बेनिफिट्स लेकर कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट किया है उससे रिलेटेड है। बिना किसी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के यदि गुड्स विदेश में भेजे गए हैं रिपेयरिंग के लिए तो उसमें क्या एग्जम्पशन मिलेगा। ड्यूटी ऑफ कस्टम्स which would be leviable if the value of re-imported goods after repairs were made up of the fair cost of repairs carried out including cost of materials used in repair, whether such costs are actually incurred or not, insurance and freight charges both ways। अर्थात यदि जो री इम्पोर्टेड गुड्स की कीमत केवल रिपेयर का कॉस्ट और उसमें उपयोग में लाए गए मटेरियल की कॉस्ट, चाहे उस मटेरियल की कॉस्ट एक्चुअल में दी गई हो या न दी गई हो, आने और जाने दोनों तरफ का इंश्योरेंस और फ्रेट चार्ज उतना वैल्यू हो उस पर ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लगेगा। उसके अलावा का जितना भी है एक्सेस वो सब माफ कर दिया जाएगा। वह सब इस नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट हो गया। अब यहां पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाले शब्द हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है hereby exempts from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said first schedule and the integrated tax compensation cess। तो यहां पर ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लेविएबल thereon which is specified in the said first schedule लिखा है। जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई है वो ड्यूटी
इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन सेस, इनको माफ किया जाएगा जो कॉलम 3 में बताएं उससे ज्यादा। अब जो टेबल का सीरियल नंबर 2 है उसके कॉलम 3 के अंदर लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। तो यहां पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आया, इंटरप्रिटेशन का सवाल आया, यहां पर डिपार्टमेंट का यह कहना है कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स जो लिखा है इसके अंतर्गत कस्टम्स की ड्यूटी लेविएबल अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट भी आ जाएगी, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स भी आ जाएगा और कंपनसेशन सेस भी आ जाएगा, क्योंकि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लिखा है, ना कि ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लेविएबल thereon which is specified in the first schedule, ऐसा लिखा है। तो कस्टम्स ड्यूटी के अंदर तीनों ही चीजें आ जाती है, ऐसा डिपार्टमेंट का मानना है। जबकि जो इंपोर्टर था, जिन्होंने माल रिपेयरिंग करवाकर वापस री इंपोर्ट किया था, उनका यह कहना था कि क्योंकि ऊपर के पैरा में ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन सेस तीनों चीजें अलग अलग लिखी हुई है, तीनों को एग्जम्पशन दिया गया है, जहां पर वह कॉलम 3 में दर्शाए हुए उससे ज्यादा। तो जब कॉलम 3 में केवल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लिखा है तो केवल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ही लागू होगी, इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन सेस दोनों में से एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो शब्द हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के इंटरप्रिटेशन के ऊपर पूरा मैटर टिका हुआ था। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स न्यू दिल्ली के केस में यह केस ऑनरेबल सिस्टेट तक पहुंचा, जिन्होंने यह अपना निर्णय दिया है। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करके यह लंबा चौड़ा निर्णय है, इसके हर पहलू को डिस्कशन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो इसका फाइनल फाइंडिंग है वह मैं आपको बता देता हूँ। इस केस के अंदर ऑनरेबल सिस्टेट ने यह कहा है, The inevitable conclusion that follows from the aforesaid discussion is that the absence of mention of integrated tax and compensation cess in column 3 under serial number 2 of the exemption notification would mean that only the basic customs duty on the fair cost of repair charges, freight and insurance charges are payable, and integrated tax and compensation are wholly exempted। मतलब जो ये वर्डिंग्स लिखे हैं, जो डिस्कशन सिस्टेट ने किया है, उसके आधार पर, क्योंकि सीरियल नंबर 2 के सामने कॉलम 3 में इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन सेस वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत केवल जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है वही लेवी होगी, और वह भी जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर चार्जेस है, फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस है उस पर, और इस वैल्यू पर भी इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन सेस में से पूरी तरह से एग्जम्पशन मिलेगा इस नोटिफिकेशन के आधार पर। अब सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 36 ऑफ 2021 कस्टम्स डेटेड 19 जुलाई 2021 जारी किया है, जिसके द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 45 ऑफ 2017 कस्टम्स को अमेंड किया है। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन नंबर 46 ऑफ 2017 कस्टम्स को अमेंडमेंट करने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया है। दोनों सिमिलर नोटिफिकेशन है। इसमें जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 45 ऑफ 2017 कस्टम्स, उसके टेबल के सीरियल नंबर 2 एंड 3 के कॉलम 3 में जहां पहले ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लिखा हुआ था, उसके बदले में अब ये वर्ड लिखने सेड ड्यूटी, टैक्स और सेस। तो यह सेड ड्यूटी, टैक्स और सेस कौन से हैं? जो उस नोटिफिकेशन के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे थे, वही तीनों चीजें अब आ जाएगी। और उस नोटिफिकेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन सी के बाद यह क्लॉज डी इंसर्ट किया है,
On recommendation of the GST Council for removal of doubt, it is clarified that एक तो यह GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे किया जा रहा है और रिमूवल ऑफ डाउट्स के लिए जो भी संशय है उसे दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है कि द गुड्स मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 एंड 3 ऑफ द टेबल, जो सीरियल नंबर 2 एंड 3 है टेबल का, उनके गुड्स के लिए आर लेविएबल टू इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस एज लेविएबल अंडर द सेड कस्टम्स टैरिफ एक्ट। जो गुड्स हैं वे कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंतर्गत बताए हुए इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस भी उस पर लागू होगा, बिसाइड्स द कस्टम ड्यूटी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसके अलावा जो फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाई है वह कस्टम ड्यूटी तो लागू होगी ही। कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 and the exemption under said serial is only from the amount of said tax, cess and duty over and above the amount so calculated। और जो एग्जाम्पशन है वह उस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू पर तीनों चीजों में से एग्जाम्पशन है। इस प्रकार का यह स्पष्टीकरण इंसर्ट किया गया है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इस अमेंडमेंट के साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यह सर्कुलर नंबर 16 ऑफ 2021 कस्टम्स दिनांक 19 जुलाई 2021 जारी कर दिया है। इसमें नोटिफिकेशन नंबर 45 ऑफ 2017 और 46 ऑफ 2017 कस्टम्स के बारे में बताया है। उसका पहले का जो नोटिफिकेशन था जीएसटी लागू होने से पहले, तब नोटिफिकेशन नंबर 94/96 के अंतर्गत बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स दोनों ही लगते थे इस प्रकार के रिपेयर होकर वापस आने वाले माल पर, उसका भी जिक्र किया है। और यह बताया है कि जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया था 14th मीटिंग में कि उसी सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहिए और केवल जो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम थी उसके बदले में आईजीएसटी और कंपनसेशन शेष शब्दों को बदल दिया जाए। यह बात तो सही है कि जीएसटी काउंसिल का यह रिकमेंडेशन था, लेकिन क्या वास्तव में जो नोटिफिकेशन के वर्डिंग्स है वह उस भावना को दर्शाते हैं या नहीं, यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नोटिफिकेशन के वर्डिंग्स है वही उसी के आधार पर ड्यूटी लेवी की जा सकती है। यहाँ पर पैरा 5 के अंदर यह भी दर्शाया है कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोलिंग के ऊपर जो जीएसटी का दर नक्की करते समय भी यह पक्ष ध्यान में रखा गया था कि इस प्रकार से रिपेयर होकर री इम्पोर्ट होने वाले गुड्स पर कस्टम्स ड्यूटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस तीनों लगता है। अब यहाँ पर इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के डिसीजन का भी जिक्र किया है और यह बताया है कि एन अपील हैज़ बीन प्रीफर्ड बाय द डिपार्टमेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेड ऑर्डर। यानी इस ऑर्डर के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। फिर यह मैटर जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग में भी, जो 28 मई 2021 को अभी हुई थी, वहाँ पर रखा गया। जीएसटी काउंसिल ने यह सुझाव दिया कि सूटेबल क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया जाए, इंक्लूडिंग एनी क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट, यदि ज़रूरत हो तो अमेंडमेंट भी कर दिया जाए। इसी के आधार पर अब यह अमेंडमेंट कर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 45 ऑफ 2017 और 46 ऑफ 2017 में, और उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 36 ऑफ 2021 कस्टम्स और नोटिफिकेशन नंबर 37 ऑफ 2021 कस्टम्स, ये दोनों भी जारी करके अमेंडमेंट कर दिया गया है और यह क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर भी इश्यू कर दिया गया। और यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन लिखी है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द लेविएबिलिटी ऑफ आईजीएसटी एज अबाउ ऑन सच इम्पोर्ट एज इट स्टूड बिफोर द अमेंडमेंट, मतलब कि अमेंडमेंट के पहले भी आईजीएसटी तो लगता ही था, ऐसा डिपार्टमेंट का व्यू है। इसलिए अब जिन लोगों ने भी यदि पहले भी फॉरेन में रिपेयर करवाकर वस्तु इंडिया में री इम्पोर्ट की है और उस पर केवल कस्टम्स ड्यूटी लगी है, तो यह क्लैरिफिकेशन आने के बाद पिछले पीरियड के लिए भी आईजीएसटी के लिए सोकोज नोटिस जारी हो सकती है। लेकिन फाइनल डिसीजन अभी, जब सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पेंडिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, तभी यह मैटर फाइनल होगा। अब जो थोड़ा सा पेचीदा सवाल है
कि इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर आईजीएसटी इंपोर्ट के टाइम पर लगता है कस्टम्स ड्यूटी के अलावा, वह कौन से सेक्शन के अंतर्गत लगता है, कौन सा सेक्शन को हम चार्जिंग सेक्शन कहेंगे। यह जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 का सेक्शन 3 है, लेवी ऑफ एडिशनल ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लोकल टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, उसका सब सेक्शन 7 यह दर्शाता है कि एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल in addition be liable to integrated tax at such rate not exceeding 40% as is leviable under section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act 2017 on a like article on its supply in India। अर्थात जो भी गुड्स इंपोर्ट होंगे उन पे अन्य ड्यूटी के अलावा इंटीग्रेटेड टैक्स भी लागू होगा, जिस प्रकार से ऐसे गुड्स यदि इंडिया में सप्लाई किए जाए तो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत जो आईजीएसटी लगता है उसी के अनुसार यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। यानी यहाँ पर रेफरेंस दिया है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट का, लेकिन लेवी यहाँ पर भी हो सकता है सेक्शन 3 के सब सेक्शन 7 के अंतर्गत। इसी प्रकार से जो कंपनसेशन सेस है उसके लिए सब सेक्शन 9 के अंदर यह दर्शाया है कि एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इन इंडिया shall in addition be liable to the goods and service tax compensation cess at such rate as is leviable under section 8 of the goods and service tax compensation to states cess act। तो उस एक्ट के अंतर्गत जैसा कंपनसेशन सेस लेवी होता है वैसा ही यहाँ पर इंपोर्टेड गुड्स के लिए भी लागू होगा। अब दूसरी तरफ हम देखें तो जो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है वो लेवी एंड कलेक्शन का सेक्शन है। उसमें ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर आईजीएसटी लगेगा यह दर्शाया है। और ये जो प्रोविजो है इसमें इंपोर्टेड गुड्स के बारे में दर्शाया है, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अब यहाँ पर जो जीएसटी है वो तो गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगता है। आप जो मेन सेक्शन देखेंगे उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लिखा हुआ है, जबकि प्रोविजो के अंदर केवल गुड्स लिखा है, क्योंकि गुड्स इंपोर्ट होता है तभी कस्टम्स का रोल आता है, सर्विसेज के इंपोर्ट में कस्टम्स का कोई रोल नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड in accordance with the provisions of section 3 of the Customs Tariff Act 1975 on the value as determined under the said act at the point when duties of customs are levied on the said goods under section 12 of the Customs Act 1962। अर्थात जो भी कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पे लेवी की जाती है उसी समय यह आईजीएसटी भी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लेवी की जाएगी कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के अंतर्गत। अर्थात जो भी सेक्शन सब सेक्शन 7 दर्शाया है उसके अंतर्गत लेना, तो यहाँ पर यह दर्शाया है। तो अब सवाल यही उपस्थित होता है कि यह जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आईजीएसटी लेवी होती है वह क्या आईजीएसटी के सेक्शन 5 के अंतर्गत होती है या कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के अंतर्गत होती है। ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट का व्यू तो इसी प्रकार का है कि जो इंपोर्टेड गुड्स पर आईजीएसटी लगती है वह कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 7 के अंतर्गत लगती है, इसलिए यह पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी ही है। तो जो नोटिफिकेशन में ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स लिखा था उसके अंतर्गत ही यह आ जाती है। लेकिन एक काउंटर व्यू भी है कि यदि यह कस्टम्स ड्यूटी का ही पार्ट है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आईजीएसटी लेवी करना, तो क्या ऐसे में जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन की कोई आवश्यकता है आईजीएसटी के रेट में कमी या वृद्धि करने के लिए? दूसरा,
क्या इस प्रकार का जो IGST है इंपोर्टेड गुड्स पे, वह यदि कस्टम्स ड्यूटी का पार्ट है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी साझा करने की आवश्यकता है या नहीं है। और तीसरा, यदि इंपोर्टेड गुड्स पर जो IGST रिकवर होती है वह यदि कस्टम्स ड्यूटी का पार्ट है तो फिर हर महीने जो सरकार GST कलेक्शन की फिगर दर्शाती है उसमें इंपोर्टेड गुड्स पर IGST का कलेक्शन भी GST रेवेन्यू के अंतर्गत ही क्यों दर्शाती है। तो इस प्रकार के भी यह काउंटर व्यू हो सकता है। लेकिन अब आगे यह मसला कौन सा सेक्शन इंपोर्टेड गुड्स पर IGST लेवी करने का चार्जिंग सेक्शन है, वह काफी पेचीदा मसला होने वाला है, ऐसा लगता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।